जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। बचपन से हमने सुना था कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलो, लेकिन जब खेल बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि खेल मजहब बन जाए, खिलाड़ी भगवान बन जाए, देवता बनकर पूजे जाने लगे और खेल संघ इतना धन्ना सेठ हो जाए कि जिसके खजाने में पैसे की कोई कमी ही ना हो, तो फिर खेल को सिर्फ खेल की भावना से खेलने से नहीं चलेगा, बल्कि खेल को पूरी पारदर्शिता के साथ खेलना पड़ेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर खेल संघ की, सबसे अमीर क्रिकेट संघ की, बीसीसीआई की। क्या बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए? यह सवाल हम कई बार उठा चुके हैं, क्योंकि इस सवाल को लेकर देश में पिछले कई सालों से लगातार मंथन चल रहा है। कई एक्टिविस्ट लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, कई पूर्व खिलाड़ी ये लगातार मांग कर रहे हैं कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। सरकार ने, यूपीए सरकार ने एक नीति भी लाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार में बैठे लोग ही इसके लिए तैयार नहीं हुए और अंततः ये हुआ कि बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में नहीं आ पाई। लेकिन अब जबकि आईपीएल पर और क्रिकेट पर एक बड़ा दाग लगा है, एक बड़ा धब्बा लगा है, कलंक लगा है, फिक्सिंग का कलंक लगा है, और जब यह बात सामने आई है कि क्रिकेट में, आईपीएल में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ झाला है, और उसके बाद से एक बार फिर से यह मांग उठी है कि बीसीसीआई को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। और बीसीसीआई जब आरटीआई के दायरे में आएगी, तभी खेल संघ में जो है, तभी इस बड़े खेल संघ में सफाई होगी और एक बार फिर से क्रिकेट पर लगा जो कलंक है वो धुल सकेगा और क्रिकेट पूरी पारदर्शिता के साथ खेला जा सकेगा। इसलिए आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में दरअसल कैसे लाया जाए और ये लड़ाई क्यों अटकी है और कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे, और इससे पहले कि हम इस सवाल को उठाएं अपने दोनों मेहमानों के साथ, देखते हैं ये रिपोर्ट कि दरअसल बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने को लेकर अब तक क्या हुआ है और गाड़ी कहां अटकी है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी खेल का मजा ले रहे थे, इस बात से बेखबर, अनजान कि दरअसल स्टेडियम में चल रहे खेल के पीछे कोई और खेल खेला जा रहा है, फिक्सिंग का खेल। खेल बेशुमार पैसा कमाने, पैसा बनाने और तिजोरियां भरने का। पर अब खेल का भंडा फूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने इसी सप्ताह एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आईपीएल को ही नहीं, बीसीसीआई और पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। लोढ़ा समिति ने फिक्सिंग और सट्टेबाजी के चलते महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, लोढ़ा समिति ने राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा और चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े गुरुनाथ मयप्पन के क्रिकेट से जुड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस लोढ़ा ने साफ कहा कि खेल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाने जरूरी हैं। The committee proposes to impose sanction on India Cements franchisee under Section 6, Rule 4.2C of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. The committee imposes sanction on Jaipur IPL franchisee under Section 6, Rule 4.2C of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. जस्टिस लोढ़ा समिति का यह फैसला बेहद अहम है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले से क्रिकेट पर लगा कलंक साफ हो पाएगा? क्या क्रिकेट से भ्रष्टाचार का सफाया हो पाएगा? हालांकि लोढ़ा समिति जल्द ही देश में क्रिकेट कैसे चलाया जाए इसको लेकर अपनी सिफारिशें देगी। देखना यह है कि इस सिफारिशों में क्या बीसीसीआई को आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत लाने की
सिफारिश भी होगी। जानकारों का मानना है कि क्रिकेट से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाकर उसको जवाबदेह बनाया जाए। मैं ये चाहूँगा कि जब और ऑर्गेनाइजेशंस के आप सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो खेल की जो एसोसिएशंस हैं या फेडरेशंस हैं इनका क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? ये अच्छा होगा कि बीसीसीआई या और भी जो ऑर्गेनाइजेशन खेल से या दूर से जुड़ी हैं, मेरा ख्याल है आरटीआई एक्ट को अमेंड करना चाहिए। बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए बीते कई सालों से आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और कई पूर्व खिलाड़ी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2010 में भी केंद्र सरकार ने भी कोशिश की थी कि 10 लाख रुपए या इससे अधिक अनुदान लेने वाले खेल संघ आरटीआई के तहत लाए जाएं। लेकिन बेशुमार पैसे और सभी राजनीतिक दलों में अपने समर्थक नेताओं की ताकत की बदौलत बीसीसीआई ऐसी तमाम कोशिशों को ठेंगा दिखाता रहा। मामला केंद्रीय सूचना आयोग में भी पहुंचा। सूचना आयोग में बीसीसीआई पर लंबी सुनवाई हुई। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूचना आयोग में मजबूती के साथ बात रखी कि बीसीसीआई देश का नाम इस्तेमाल करती है और सरकार से कई सहूलियतें भी लेती है। इसीलिए बीसीसीआई पर आरटीआई कानून लागू होना चाहिए। सूचना आयोग में चली लंबी बहस और सुनवाई के बीच ही बीसीसीआई ने मद्रास हाई कोर्ट से इस सुनवाई के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया, जिससे हाई प्रोफाइल केस सूचना आयोग में ही लटका है। खेल के पीछे जो खेल अब तक बीसीसीआई करती आ रही थी उसका भंडाफोड़ हो चुका है। बीसीसीआई पारदर्शी नहीं बनना चाहता। बीसीसीआई आरटीआई के दायरे से बाहर रहना चाहता है। देश में ऐसे कई संस्थान हैं जो आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहते और उन पर कई तरीके के आरोप भी लगते रहे हैं और सरकार से कई तरह की सहूलियतें भी लेते रहे हैं, लेकिन आरटीआई से उन्हें परहेज है। ज़रूरत है ऐसे संस्थानों पर आरटीआई कानून कड़ाई से लागू करने की। दिल्ली से विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। और आज बीसीसीआई को क्या पारदर्शिता के तहत आरटीआई के अंडर आना चाहिए, क्या सूचना के अधिकार के तहत बीसीसीआई की और भारत के जो खेल संघ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य वर्मा जी। आदित्य वर्मा जी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी हैं और ये पूरी लड़ाई इन्होंने काफी शिद्दत के साथ लड़ी है। आईपीएल का जो बड़ा घोटाला था और बीसीसीआई जो कुछ इसमें गड़बड़ियां चल रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और एक और ऐसे ही जो झाड़ू हमारे साथ दूसरे योद्धा हैं जो कि सुभाष अग्रवाल जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। और सुभाष अग्रवाल जी भी लगातार अपनी पत्नी के साथ मिलकर बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला इनका जो है फिलहाल वो है केंद्रीय सूचना आयोग में पेंडिंग है। तो सबसे पहले आदित्य वर्मा जी, आपको लगता है ये जो लोढ़ा समिति का ने जो अपना फैसला सुनाया आईपीएल को लेकर के, आपको लगता है कि बुनियादी बदलाव जो है अब बीसीसीआई में आना शुरू होगा और अब ये सही मौका है कि अब बीसीसीआई को दरअसल आरटीआई सूचना के अधिकार के दायरे के अंदर लाना चाहिए, जिससे वो इतने सालों से बचता रहा है? सबसे पहले तो लोढ़ा कमेटी की 14 जुलाई की जो निर्णय आई थी उसको मैं झुक के सलाम करता हूं। और 87 ईयर के हिस्ट्री में ऐसा पहला मौका है कि बीसीसीआई के क्रियाकलाप में हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सीरियस हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जनवरी के ऐतिहासिक फैसले को अगर आप देखिए, 133 पेज के उस फैसले में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे बीसीसीआई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है और वो पब्लिक फंक्शन बॉडी है। तो इसके बाद जो उन्होंने जस्टिस RM लोढ़ा साहब जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज रविंद्रन सर और जस्टिस अशोक भांजी के लीडरशिप में समिति बनाई है। और मुझे पूरा यकीन है कि बीसीसीआई के रीस्ट्रक्चर के समय जो भी इनकी जांच रिपोर्ट आएगी उसमें ऐसे जरूर ही कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी जो सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट करेंगे कि कैसे बीसीसीआई को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के तहत सामने रखा जाए, ताकि आम लोगों का विश्वास जो आज बीसीसीआई के प्रति
जहां पर गड़बड़ी होती है पैसे की वजह से, और पैसे के मामले में आज के तिथि में बीसीसीआई का रवैया ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं पैसे के मामले में, हालांकि बहुत से लोग जो हैं टीम जिस तरह से सिलेक्शन होता है लोग उस पर भी उंगली उठाते हैं, और अगर एक बार बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में आएगी तो कम से कम लोग ये भी अकाउंटेबिलिटी तय कर पाएंगे कि अगर खिलाड़ियों को चुनने का अधिकार जो है, चुनने का जो है उनका तरीका है वो क्या है और किस आधार पर किस खिलाड़ी को चुना जाता है। लेकिन सुभाष जी, क्या आपको लगता है ये जरूरी है? क्योंकि अगर इस तरह से खेल संघ किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आरटीआई के दायरे में जब आने की बात होगी बीसीसीआई की, तो सिर्फ वित्तीय मामले नहीं बल्कि तमाम बाकी चीजें भी आपको ओपन करनी पड़ेंगी कि आपकी बैठक में किसने क्या बात रखी, किस खिलाड़ी को किस आधार पर चुना गया। आपको लगता है इससे स्पोर्ट्स जो फेडरेशन हैं, खेल संघ हैं, उनके कार्यप्रणाली में दिक्कतें भी आ सकती हैं? जैसे राजनीतिक पार्टियां कहती हैं भाई हम क्यों बताएं कि हमने किस आधार पर किस कैंडिडेट को चुना। यह आशंका बिल्कुल निर्मूल है। आरटीआई एक्ट में हर चीज का ध्यान रखा गया है। उसमें एक सेक्शन 8(1) है जिसकी 10 सब क्लॉजेज हैं जो कि एग्जम्पशन क्लॉजेज हैं, कि उसमें किस किस चीज के ऊपर एग्जम्पशन लागू है। तो क्यों नहीं पूछ सकते आरटीआई में, रीजन नहीं पूछ सकते, तो ये सब चीजें तो आरटीआई के दायरे से पहले ही बाहर है। और क्योंकि वर्बल रिकॉर्डिंग जो है जनरली रिकॉर्ड नहीं होती हैं, जो चीज़ रिकॉर्ड पे एग्जिस्ट करती है वही आरटीआई एक्ट में आता है। और मेनली इसमें जो वित्तीय धांधलियां हैं वो ही सारे के सारे रिकॉर्ड पे आएंगे, क्योंकि जो रिकॉर्डेड है, आरटीआई एक्ट कहता है इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट। और जैसे लोकपाल की डेलिब्रेशंस थी, उनकी बकायदा ऑफिशियल ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, इसलिए वो मेरे को आरटीआई में मिल गई। पर क्योंकि इनका आपसी डिस्कशन जो प्लेयर्स के सिलेक्शन वगैरह के ऊपर होता है वो ऑडियो रिकॉर्डेड नहीं होता, इसलिए वो आरटीआई में वैसे भी नहीं आएगा। और अगर वैसे भी आता हो तो किसी ना किसी 10 सब क्लॉजेज हैं, उनमें से कोई भी एग्जम्पशन क्लॉज लग सकती है। इसलिए इस तरीके की सारी आशंकाएं निर्मूल है। पर मेरा कहना यह है कि मैंने हर अथॉरिटी को देखा है, ऑब्जर्वेशन सब दे देते हैं पर डायरेक्शन देते समय जरा सा वो हिचक जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशंस दी, अच्छा होता कि वो डायरेक्शन भी देता साथ में कि ये ऐसा होना चाहिए। अब इसमें बहुत बड़ा एक पहलू ये है कि हमारे देश में खेलों के मामले में खेल मंत्री के अलावा बाकी सबकी चलती है, मिनिस्टर्स की। पिछली जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें कुछ मिनिस्टर्स ऐसे थे जो कि क्रिकेट पॉलिटिक्स से डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, बीसीसीआई के पदाधिकारी थे, जबकि अजय माकन चाहते थे आरटीआई के दायरे में आए, उनको अपने ही मंत्रियों का विरोध का सामना करना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उन मंत्रियों को कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए था। और ये एक खाली यूपीए गवर्नमेंट को छोड़िए, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, सभी ये सारे के सारे जो हैं क्रिकेट पॉलिटिक्स के जो हैवीवेट्स हैं वो हमारे यहाँ पार्टी लाइन से ऊपर चल के पॉलिटिकल हैवीवेट्स भी हैं। इसीलिए बीसीसीआई आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आ पा रही है। मैंने सीआईसी में लंबी लड़ाई लड़ी है बीसीसीआई को आरटीआई में दायरे में लाने के लिए, मैंने और मेरी पत्नी श्रीमती मधु अग्रवाल ने। पर बीसीसीआई वाले सीआईसी की हियरिंग पे स्टे ले आए मद्रास हाई कोर्ट से, तो हम लाचार हो गए, वहां पे सीआईसी पे हियरिंग ही नहीं हो पाई। सीआईसी में हियरिंग नहीं हो पा रही, तो कैसे, क्या आदित्य जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? दूसरी बात ये भी कि क्योंकि अब इस पे स्टे है, एक लड़ाई लड़ी गई है और काफी कई सालों से लड़ी जा रही है, लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट का स्टे है। सुप्रीम कोर्ट का अब ये जो लोढ़ा समिति जब रिफॉर्म्स की बात करेगी, रिस्ट्रक्चर की बात करेगी, तो क्या वो उस को ओवररूल कर पाएगा? आपको लगता है कि तब बीसीसीआई तैयार हो पाएगी आरटीआई के दायरे में आने के लिए? देखिए, लोढ़ा समिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति है और इसमें वित्तीय मामले के अलावे मैं एक आपको बड़ा ही फनी चीज बताने जा रहा हूं। बीसीसीआई एक 30 जनों का संघ है, जिसमें कुछ 2 संघ ऐसे हैं जिनका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स है, और 18 स्टेट मिलके 27 रणजी ट्रॉफी टीम बनाती है जो बोर्ड का फर्स्ट क्लास मैच खेलता है और उसी से हिंदुस्तान की टीम बनती है। लेकिन अगर आप ठाकुर साहब के ऑर्डर पे जाइएगा तो जियोग्राफिकल ग्राउंड पे जो 84 क्वेश्चन का सेट लोढ़ा जी ने हर स्टेट एसोसिएशन और बोर्ड के वर्तमान और बाद तत्कालीन पदाधिकारियों को भेजा है, उसमें कहा है
कि आप हिंदुस्तान की टीम बनाते हो, हिंदुस्तान और सरकार कई राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। 11 राज्यों 11 का राज्यों का। 11 राज्य आज के डेट में, क्या बीसीसीआई के नक्शे में 11 राज्य के बच्चे हिंदुस्तान के पार्ट नहीं है? आप उनको इग्नोर करके हिंदुस्तान की टीम कैसे बना सकते हो? जब आरटीआई में आएगा तब ना कोई सवाल पूछेगा उनसे। तो मुझे कानून पर, अपने देश के कानून पे पूरी आस्था है। मुझे लगता है कि रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चर पर जो भी निर्णय आएगा वो बीसीसीआई के इतिहास के लिए, एक आगे के लिए एक बहुत बड़ा चेंजेज होने जा रहा है। और निश्चित ही जब देश का सुप्रीम कोर्ट लग गया है, हर हियरिंग में जजेस का एक व्यू जरूर रहता था कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है? लेकिन आदित्य जी, आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक पॉलिटिकल विल बननी भी बहुत जरूरी है? क्योंकि अभी भी जब कोर्ट का लोढ़ा समिति का फैसला आया, उसके खिलाफ भी बीसीसीआई या फिर जो आईपीएल के तमाम लोग हैं वो उसके खिलाफ लगातार किसी न किसी रूप में आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं इसको चैलेंज किया जाएगा। तो पॉलिटिकल विल की भी बहुत जरूरत है अगर चाहते हैं कि बीसीसीआई का रिस्ट्रक्चर हो, क्योंकि पॉलिटिकल विल इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम बड़ी पार्टियों के नेता बीसीसीआई के हिस्सेदार हैं। देखिए, पॉलिटिकल बिल तो हम नहीं कहेंगे, बीसीसीआई के लोगों को ही सोचना पड़ेगा। और एक बात यहाँ बताना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक जाके जो डिसीजन दिया था, जिसके वजह से सांसद लोगों को अपना हटना पड़ा था कि जो सजावटें हैं वे नहीं लड़ सकते हैं, तो हमको भी लगता है कि रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स में यहाँ जब देश का सर्वोच्च न्यायालय लग गया है तो यहाँ पॉलिटिकल बिल की बात मैं नहीं मानूंगा। सर्वोच्च न्यायालय लग गया है तो ये खतरे का अलार्म है। उसके बाद भी जो बातें आप कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये प्रावधान दिया है कि जो भी भाई एग्रीव्ड हैं लोढ़ा समिति के रिपोर्ट से होंगे वो जा सकते हैं जुडिशियल प्रोसीजर में। लेकिन हमको आश्चर्य है कि बीसीसीआई चुप है और आईपीएल का बैठक संडे को करने जा रहा है, जबकि हम चाहते थे कि बोर्ड का इमरजेंट मीटिंग हो और लोढ़ा जी के निर्णय पे बैठ के डिस्कशन हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट आईपीएल कराने के लिए ही सीएसके और राजस्थान रॉयल, जिसको गंदे आचरण और गंदे काम के लिए देश का सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर का रास्ता दिखाया है, उसको बचाने के लिए जो एन केन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इससे मैं आहत हूं। और लेकिन फिर भी विश्वास है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय इनके एक एक हरकतों को देख रहा है और जो भी निर्णय होगा वो निश्चित है। सुभाष जी, आप भी आशान्वित हैं क्योंकि आपने जो लड़ाई लड़ी है वो किसी मुकाम तक फिलहाल जो है पहुंची नहीं है, और आपने देखा है कि किस तरह से बीसीसीआई आर्म ट्विस्ट करता है, किस तरह से बीसीसीआई अपने डिसीजन लेता है, जिसके कारण जो है बीसीसीआई के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं आज तक उनको सफलता नहीं मिली है। देखिए, ये उदाहरण छोड़ देते हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे मेरी पूरी आस्था है और मेरे को भी पूरा विश्वास है कि जस्टिस RM लोढ़ा जो आगे सिफारिशें देने वाली हैं उसमें शायद ये आरटीआई संबंधित भी सिफारिश आ जाए, और जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़रूर उस पर विचार करेगा और बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के ये जस्टिस लोढ़ा के जो अभी इंटरिम रिपोर्ट आई है, इस पे हमारे देश के किसी भी प्रमुख क्रिकेटर ने, जिसमें क्रिकेट कप्तान हो या पूर्व क्रिकेट कप्तान हो या किसी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया हो, किसी भी नामी ग्रामी क्रिकेट खिलाड़ी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। नहीं, आप सुभाष जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बड़ी वैलिड है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कपिल देव साहब का हश्र क्या हुआ था। भारत का वो खिलाड़ी, वो कप्तान जो कि 1983 में भारत को विश्व कप दिलाया था, जब वो एक दूसरी लीग से जुड़े तो बीसीसीआई ने किस तरह से रिएक्ट किया था, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से कपिल देव साहब वापस आए। करोड़ों रुपए की जहां पर आपको पेंशन मिलती है। सौरव गांगुली ने बोला था लोढ़ा कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन फिर भी जिस तरह से सुभाष जी कह रहे हैं, जाहिर तौर पर खिलाड़ियों का हित जुड़ा हुआ है। मैं यही तो कह रहा हूं, आप तो मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा मुंह बंद किया हुआ है, वही पैसा ने मुंह बंद किया हुआ है। एक मैच जीत कर आते हैं तो बीसीआई कहता है 1-1 करोड़ रुपया सबको दे दो। एक हल्की सी आवाज उठती है 1 करोड़ तो कम है, 2 करोड़ दे दो, फट से 2 करोड़ हो जाता है। अरे जब हारते हो तो उनसे ले भी लिया करो ना। और बड़े अफसोस की बात है
जिस समय देश में केदारनाथ की इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उस समय भी हमारे जो, मैं तो भारतीय क्रिकेट टीम में अब इसे कहनी बंद कर दिया, इसे बीसीसीआई क्रिकेट टीम कहता हूँ। जैसे वो कैरी पैकर की टीम होती थी ना, ऐसे ये बीसीसीआई की टीम है। इसे भारतीय क्रिकेट टीम कहनी ही नहीं चाहिए, जिसके अंदर मतलब इतनी भारतीयता होनी चाहिए कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उन्हें इतने इनाम मिले, उसमें से कुछ तो दे देते उसे। कह रहे थे कि आपके से जो इनाम मिला वो सारा केदारनाथ त्रासदी के लिए है जी। पर किसी में नहीं है। इतना पैसा विज्ञापनों से कमा रहा है, इतना मैच मनी से आ रहा है, इतना वैसे उन्हें मिलता है बीसीसीआई से, और पैसा ही पैसा हो गया, इसीलिए इनका मुंह बंद है, पैसे ने मुंह बंद कर रखा है। और बीसीसीआई जिस दिन आरटीआई एक्ट में आ गई तो ये जो पैसे का खेल है इसके ऊपर एक लगाम लगेगी और फिर सब सही बात बोलेंगे। पर आदित्य जी, बड़ी बात क्या है, क्या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या फिर जो गड़बड़ियां धांधलियां और खेल को जिस स्तर पर ले आया गया, बड़ी बात वो है, या फिर जो आपने एक मुद्दा उठाया कि भाई अब कम से कम जो 11 स्टेट है उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? क्या आप ये चाहते हैं कि आरटीआई के दायरे में आ जाए, फाइनेंशियल चीज ठीक हो, या फिर आप ओवरऑल आपको लगता है कि ओवरऑल सर ने बोला ना, हर चीज होनी चाहिए। हर चीज ठीक होगा तब सर भी भारतीय क्रिकेट टीम बोलेंगे। बीसीसीआई क्रिकेट टीम अभी बोल रहे हैं, ठीक, इनके बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि इस हमारे देश के नागरिकों को जितना बेवकूफ समझा जाता है, उन जो समझते हैं वो खुद बेवकूफ है। हमारे लोग बहुत ही होशियार और समझदार है। आईपीएल का किस्सा देखिए, नाम नहीं बताना चाहता हूं, आईपीएल के विनिंग टीम का कैश प्राइज है 15 करोड़ रुपया। मतलब आईपीएल के विजेता टीम को 15 करोड़ ट्रॉफी के साथ मिलता है, और एक खिलाड़ी को किसी टीम ने 16 करोड़ में खरीदा। इसका क्या आप इसका अर्थ लगाइए, ये तो मार्केटिंग हो रहा है ना। हम लोग भी बचपन में खेलते थे, चाहे जो कंपनियां नौकरी देती थी इसलिए कि टीम अच्छा बने, कि कोई प्रेस्टिजियस शील्ड या टूर्नामेंट जीते। और जब 15 करोड़ जीतने के लिए टीम बना रहे हो और एक ही खिलाड़ी को 16 करोड़ में खरीद रहे, तो क्या मैसेज आम आदमी में जाएगा? आईपीएल के पूरे क्रेडिबिलिटी पे तो यही शक हो जाता है। क्रेडिबिलिटी सिर्फ आईपीएल की नहीं बल्कि पूरी बीसीसीआई की दांव पर लगी है, और इसीलिए बीसीसीआई को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में लाने की जरूरत है। एक लंबी लड़ाई आदित्य जी ने लड़ी है, सुभाष जी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला केंद्रीय सूचना आयोग में जो गया था उस पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे है, लेकिन उम्मीद ये करी जा रही है कि लोढ़ा कमेटी का जो फैसला आएगा, जब लोढ़ा कमेटी अपने इस फैसले के बाद बीसीसीआई के रिस्ट्रक्चर के लिए और जब अपनी बात रखेगी, उसमें शायद कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होगा, और देर सवेर बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना पड़ेगा। और आरटीआई के दायरे में आने के बाद ही खेल क्यों पारदर्शिता के साथ खेला जा पाएगा, और ये जो खेल में हम अब जो दूसरी तरह का खेल देख रहे हैं वो बंद होगा और क्रिकेट एक बार फिर से साफ सुथरा होगा, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी और सुभाष जी आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देखेंगे आरटीआई इस हफ्ते। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने के मुद्दे पर हमने बहस की, और अब देखते हैं इस बीच देश भर में आरटीआई को लेकर क्या कुछ होता रहा, वो समेट के लाए हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। लखनऊ की मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर पर लगा है रेप के साजिश रचने का आरोप। जी हां, अमिताभ ठाकुर पर एक आरोप लगा है कि गाजियाबाद बेस्ड महिला के साथ उन्होंने रेप किया है। ये जब एफआईआर दर्ज हुआ है तब अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि ये मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी की साजिश है जो हमारे खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराए हैं। दरअसल पिछले दिनों एक ऑडियो रिलीज नूतन ठाकुर ने किया था जिसमें मुलायम सिंह, जी हाँ समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने धमकी भरे फ़ोन किए थे अमिताभ ठाकुर को। जब वो ऑडियो रिलीज हो गया और वायरल हो गया
तब जाकर के इस तरीके के आरोप अमिताभ ठाकुर पर लगे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक शिक्षक, एक आरटीआई कार्यकर्ता राम बाबू मेघवाल पर हुआ है जानलेवा हमला। दरअसल मेघवाल साहब राजस्थान के रामगढ़ के इलाके में ही भू माफिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे आरटीआई लगा करके, और उन्हें बेनकाब कर रहे थे। भू माफिया हालांकि काफ़ी बार उनके बार धमकी दे रहे थे कि इस तरह के काम ना करें, लेकिन मेघवाल निडरता के साथ अपने काम में लगे हुए थे। पिछले दिनों 12 नकाबपोश सबसे पहले उन्हें अगवा किया और फिर पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया, और उन्हें जब नहर में फेंकने जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और फिर वहीं मेघवाल साहब को छोड़ करके आरोपी जो है वो भाग खड़े हुए। बाद में मेघवाल साहब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।